नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बात करने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर वन क्या था, क्यों हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके क्या कारण थे, कितने सालों तक ये युद्ध चला था, कौन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे, कैसे खत्म होता है, इसका क्या रिजल्ट आया, क्या इम्पैक्ट पड़ा और साथ ही साथ इंडिया का क्या रोल रहता है इस वर्ल्ड वॉर वन में, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वर्ल्ड वॉर वन मतलब प्रथम विश्व युद्ध। यह 1914 में स्टार्ट होती है और 1918 तक यह युद्ध लड़ी जाती है। लगभग 4 सालों तक यह युद्ध जो है वह चलता है। वर्ल्ड वॉर वन को प्रथम विश्व युद्ध, ग्लोबल वॉर, ग्रेट वॉर या फिर द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स जैसी संज्ञाएं दी जाती है। जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले तक इसे ग्रेट वॉर कहा जाता था और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद से वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा। इसे ग्लोबल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि ग्लोबल लेवल पर बड़े पैमाने पर पूरा विश्व जो है एक साथ मिलकर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ता है। और उस समय लोगों के मन में ऐसी धारणाएं आ गई थी कि यह वॉर जो हो रही है वह बाकी अन्य सारे युद्धों को खत्म कर देगी, इसीलिए इसे द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा जाता है। अब सवाल यह आता है कि यह युद्ध जो है कौन कौन से देशों के बीच लड़ा गया था। तो मेनली यूरोपियन कंट्रीज के बीच यह युद्ध जो है वह स्टार्ट होती है और धीरे धीरे पूरा विश्व जो है इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। वो कैसे इन्वॉल्व होता है इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। हुआ क्या था कि यूरोप जो है वह 2 गुटों में बट गया था। एक ओर थी अलाइड पावर्स तो दूसरी ओर थी सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स की जो मेन कंट्रीज थी वह थी फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, रशिया, जापान, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहीं दूसरी ओर सेंट्रल पावर्स की जो मेन कंट्रीज थी वह थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जो कि अभी प्रेजेंट का टर्की है, बुल्गारिया। इन्हीं दोनों यानी अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच जो है यह युद्ध जो है वह लड़ी जाती है। चलिए इसे हम एक मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर्पल कलर में जितने भी देश हैं वह अलाइज पावर के हैं और वहीं दूसरी ओर जो येलो कलर में जितने भी हम देश देख सकते हैं उन सभी ने सेंट्रल पावर की तरफ से युद्ध लड़ा था। और जो लाइट येलो कलर में जो देश दिख रहे हैं वह सारे देश जो है वह इस वॉर के ड्यूरेशन न्यूट्रल रहे थे, मतलब इन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। यह वॉर जो है 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट होती है और कैसे स्टार्ट होती है, क्या हुआ था, इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वजह क्या थी कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो देखिए वजह जो इमीडिएट कॉज था वह था साराजेवो का इंसिडेंट। अब यहाँ क्या हुआ था, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया के शहर साराजेवो का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और जैसे ही वह 28 जून 1914 को वहां पहुंचते हैं साराजेवो के शहर, तो वहां उनका मर्डर कर दिया जाता है। गैवरिलो प्रिंसिप नामक एक युवा नेशनलिस्ट ने ब्लैक हैंड संगठन की मदद से उन पर गोलियां चलाई और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए यह होने वाले राजा थे राजा कोई आम जनता नहीं थे, तो इसके बदले में जो रिएक्शन होगा लोगों का वह तो एक बड़े लेवल पर ही होगा, कुछ बड़ा ही होगा। तो ऐसा ही होता भी है और ये क्या हुआ था ये थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ आप मैप में देखिए, यहाँ सराजीवो है और यह सारी घटना जो घटी है वो यही घटी थी। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड का मर्डर कर दिया जाता है। यह इमीडिएट कॉज था, तुरंत इसके बाद जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो क्या केवल जो भी कुछ सराजीवो में हुआ, क्या केवल इसी की वजह से
पूरा विश्व एक साथ मिलकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी रीजंस थे। तो चलिए हम उन सभी रीजंस के बारे में भी जानते हैं। पहला था मिलिट्री सिस्टम, दूसरा अलायंस सिस्टम, तीसरा इंपीरियलिज्म और चौथा नेशनलिज्म। मिलिट्री सिस्टम के तहत क्या किया गया था कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वह अपने मिलिट्री सिस्टम को, नेवी को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिए थे। लोग जो है ग्लोरी ऑफ वॉर में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि कोई भी देश महान तब बन सकता है जब वह युद्ध लड़ने के लिए सक्षम हो। तो इसीलिए सारे यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करना स्टार्ट कर दिया था। पहली बार मशीन गन्स का यूज किया गया, टैंक्स का यूज किया गया, केमिकल्स, पॉइजनस गैस का यूज किया गया था वॉर में। जर्मनी ने अपने यू बोट सबमरीन का इस्तेमाल किया था। एरोप्लेन का भी पहली बार इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर में। उस समय यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थे यूरोप के, उसने वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, और जो भी छोटे छोटे देश थे उसने इन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज से वेपन्स खरीदकर अपने मिलिट्री सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया था। जैसा कि हम जानते हैं उस समय ब्रिटिश की जो रॉयल नेवी थी वो बहुत ही अधिक पावरफुल और सुपीरियर थी। तो जर्मनी भी इससे ऐसा ही कुछ बनाना चाहता था, अपनी नेवी को इससे भी और अधिक सुपीरियर करना चाहता था। तो लोग उस समय कंट्रीज क्या कर रही थी, अपने आप को, अपने मिलिट्री सिस्टम को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा है अलायंस सिस्टम। मतलब उस समय क्या हो रहा था यूरोप में कि सीक्रेट ट्रीटी साइन की जा रही थी, गुप्त संधि की जा रही थी देशों के बीच। यदि किसी दो देशों के बीच कोई संधि हुआ है तो इसके बारे में किसी तीसरे देश को पता नहीं चलेगा, और इसी के तहत ट्रिपल अलायंसेस और ट्रिपल एंटांट का फॉर्मेशन किया जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने मिलकर संधि साइन की थी, जो जिसे ट्रिपल अलायंस कहते हैं, ट्रीगुट संधि कहते हैं, और यह 1882 में साइन की जाती है। तो वहीं दूसरी ओर 1907 में ट्रिपल एंटांट का फॉर्मेशन किया जाता है रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। इसके पहले 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो संधि साइन की गई थी उसे एंटांट कॉर्डियल कहा जाता है। और ये जो सीक्रेट संधि, जिससे सीक्रेट ट्रीटी साइन करने का जो प्रचलन था, परंपरा था, वह जर्मनी के उस समय के राजा बिस्मार्क ने इसे स्टार्ट किया था। फिर आता है इंपीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद। तो उस समय क्या था, जैसा कि हम सभी जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज जो थी वह डेवलप्ड कंट्रीज थी। तो जो डेवलप्ड और पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज थी उसने अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए अदर कंट्रीज पर अपना कंट्रोल जमाना चाहा, अपनी कॉलोनी बनानी थी कंट्रोल कर, जैसा कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया। तो वैसे ही और भी अदर यूरोपियन कंट्रीज हो गए, जैसे फ्रांस हो गए। तो इन सभी ने अदर कंट्रीज पर कब्जा कर उससे अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो इसके तहत स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी आया था। तो उस समय अफ्रीका जो है वो फुल्ली एक्सपोज कंट्री नहीं था। तो जो यूरोपियन कंट्रीज है वो अफ्रीका पर भी अपना कंट्रोल जमाना चाहती थी, उसे भी अपनी कॉलोनी बनाना चाहती थी। फिर लास्टली आता है नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद। उस समय लोगों के बीच मेरा देश महान है जैसी भावनाएं जागृत हुई। अच्छी बात है, यह भावनाएं हर कोई के अंदर होनी चाहिए, मगर जहां एक और लोगों के बीच में यह भावनाएं जागृत होती हैं कि मेरा देश महान है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे नेशन के प्रति लोगों के मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई थी। ग्लोरी ऑफ वॉर में लोग बिलीव करते थे, लोग चाहते थे कि कोई देश महान तभी बन सकता है जब वह युद्ध लड़ने के सक्षम, युद्ध लड़ने के लायक हो। यह सारे तो मेन कारण थे, और भी अन्य रीजन थे, जैसा कि एक स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेस का मैटर था। चलिए इसे हम मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेस है, और इसी के थ्रू रसिया जो है वो मेडिटेरियन सी से होते हुए अदर कंट्री से कनेक्ट कर पाती थी। तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया कि उसने स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेस
को अपने कंट्रोल के अंदर लेना चाहा। उसने सोचा कि यदि एक बार इस पर हम कब्जा कर लेंगे तो रसिया जो है वो बाकी अदर कंट्री से कनेक्ट नहीं कर पाएगी और रसिया और ऑटोमन एम्पायर जो है वो आपसी दुश्मन रहते हैं पहले से ही। फिर एक बार यह भी हुआ कि ऑटोमन एम्पायर की जो शिप्स थे उसने रसिया के पोर्ट्स, जो ब्लैक सी में रसिया के जो पोर्ट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ ब्लैक सी है तो यहाँ जो रसिया के पोर्ट्स थे वहां पर ऑटोमन एम्पायर के शिप्स ने बॉम्बार्डिंग कर दी। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच मार्केट राइवलरी चल रही थी। मतलब उस समय, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी जिसके तहत गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। तो कंट्रीज मेनली क्या करती थी कि जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स है उसकी मार्केटिंग के लिए अपने कॉलोनीज का इस्तेमाल करती थी। अपने कॉलोनीज में उस फिनिश प्रोडक्ट को ले जाकर बेचा करती थी, जैसा कि ब्रिटेन इंडिया में करती थी। तो जर्मनी उस समय उतना स्ट्रांग नहीं था, तो उसने अपने गुड्स की मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि वो दूसरे कंट्री के कॉलोनीज पर जाकर अटैक करेगा और वहां फोर्सफुली अपने गुड्स की मार्केटिंग करेगा। यह सब तो ठीक था, यहाँ तक कि बाल्कन्स में कॉन्फ्लिक्ट होती है। अब वो बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट क्या थी? तो देखिए, बल्गारिया, ग्रीस, मॉन्टेग्रो और सर्बिया, जो यहाँ आप ये मैप में देख सकते हैं, ये सारे कंट्रीज जो है, बल्गारिया, ग्रीस, मॉन्टेग्रो, सर्बिया, उस समय क्या था कि यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का रूल था और यह सारे कंट्रीज जो है वह ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र होना चाहते थे, आजादी चाहते थे। तो इन्होंने एक लीग का फॉर्मेशन किया, बाल्कन लीग्स। बल्गारिया, ग्रीस, मॉन्टेग्रो और सर्बिया ने मिलकर और 1912 में ऑटोमन एम्पायर पर अटैक कर दिया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि बाल्कन लीग की विक्ट्री हो जाती है, जीत जाते हैं वो, ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर 1913 में फिर से बाल्कन में जो है वह युद्ध होती है। इस बार बल्गारिया ने ही सर्बिया और ग्रीस पर आक्रमण किया था। जैसे ही बल्गारिया सर्बिया और ग्रीस पर आक्रमण करती है तो रोमानिया ने बल्गारिया पर आक्रमण कर दिया और इसी का फायदा ऑटोमन एम्पायर ने भी उठाया। ऑटोमन एम्पायर ने सोचा कि पिछले साल जो भी टेरिटरीज उससे छीन जाती है तो क्यों ना इस बार फिर से उसे कैप्चर किया जाए। तो ऑटोमन एम्पायर ने भी बल्गारिया पर आक्रमण कर दिया। बाल्कन्स को पाउडर केग ऑफ यूरोप कहा जाता था, मतलब बारूद की ढेरी। यदि थोड़ी सी भी चिंगारी लगी तो यह पूरे यूरोप को जला देगा। और इसी के तहत जो इन सभी इंसिडेंट ने एक वर्ल्ड वॉर होने के लिए एक चिंगारी को जन्म दे दिया था। और इस चिंगारी को हवा तो सराजीवो के इंसिडेंट ने दिया था, जहां पर आर्कडुक फ्रांज फर्डिनांड की हत्या कर दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा आर्कडुक फ्रांज फर्डिनांड का मर्डर कर दिया गया, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने और भी बाकी अदर कंट्रीज के साथ मिलकर सर्बिया को इसका जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि सर्बिया ने ही ये सारा कुछ किया है। इसलिए 23 जुलाई को क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को 10 पॉइंट्स जुलाई अल्टीमेटम भेजा, जिसमें से सर्बिया ने 8 पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया था, केवल 2 पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया था। कहा जा रहा था कि सर्बिया जो है वो बिना युद्ध के अपने आप को सरेंडर कर दे और यह बात सर्बिया को मानने नहीं थी। तो जैसे ही सर्बिया ने 2 पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करा तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने सर्बिया पर अटैक कर दिया 28 जुलाई 1914 को। और इसी के साथ ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जुलाई के महीने में ये जो कुछ भी हुआ उसे जुलाई क्राइसिस कहा जाता है। अब देखिए, जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर अटैक करती है तो रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर पर अटैक कर दिया। अब रशिया ने क्यों अटैक किया? जैसा मैंने बोला था कि युद्ध तो ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच था। फिर धीरे धीरे कर क्या होता है कि सारे विश्व इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसे वर्ल्ड वॉर कहा गया। तो देखिए, यहीं से स्टार्ट होता है। सर्बिया पर अटैक हुआ तो रशिया ने इसकी मदद की। क्यों की मदद? क्योंकि सर्बिया और रशिया में
सेम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, स्लैविक पीपल रहते हैं, जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वह उससे स्लैव कहा जाता है। तो फीलिंग होती है ना कि सेम कास्ट सेम रिलीजन, तो वैसी ही फीलिंग थी। और प्लस रशिया और सर्बिया आपसी मित्र थे, तो इसलिए रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर पर अटैक कर दिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक दिया था। उस समय जर्मनी के राजा थे कैसर विल्हेम II। इन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक दिया, जिसके तहत जर्मनी ने इस युद्ध में ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने की बात कही थी। और यदि आपको याद हो तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि ट्रिपल अलायंसेस का फॉर्मेशन किया जाता है 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली के बीच। तो जिसके तहत जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया, उसने रशिया और फ्रांस पर वॉर की घोषणा कर दी। एक तरफ ईस्टर्न साइड से वह रशिया से युद्ध लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था। तो जर्मनी ने पहले क्या प्लान बनाया कि पहले वो फ्रांस पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं करेगा, वह पहले बेल्जियम पर अटैक करेगा। जैसा कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ बेल्जियम है, यहाँ आक्रमण करेगा और इसके बाद वह फ्रांस पे आक्रमण करेगा। तो इसी के साथ क्या होता है कि जर्मनी जो है वो दोनों फ्रंट से, एक ईस्टर्न फ्रंट और एक वेस्टर्न फ्रंट से युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाती है जर्मनी के लिए। फिर धीरे धीरे बाकी जो अदर कंट्रीज है, बेल्जियम है, ब्रिटेन है, ये सारे जो है वह इस युद्ध में इन्वॉल्व होते जाते हैं। और इस युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि बहुत से छोटे छोटे लड़ाइयाँ हुई थी, जैसे बैटल ऑफ सॉम हुआ था। यह इसमें एक दिन में 80,000 लोगों की जो है वह मृत्यु हो जाती है। एक बैटल ऑफ स्विच कनाल है। देखिए यहाँ चलिए पहले हम इसे मैप के थ्रू समझते हैं। देखिए ये स्विच कनाल है और इसी के माध्यम से जो ब्रिटेन है वो अपनी कॉलोनी इंडिया से कनेक्ट कर पाती थी। तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या सोचा कि यदि वह स्विच कनाल को कैप्चर कर ले तो ब्रिटेन अपनी कॉलोनी इंडिया से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए ऑटोमन एम्पायर ने स्विच कैनाल पर आक्रमण कर दिया। हालांकि ऑटोमन एम्पायर इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर एंजाक, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड के डिवीजन्स ने साथ में मिलकर इसे ऑटोमन एम्पायर के इस इरादे को सफल नहीं होने दिया था। तो आज भी एंजाक डे जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे अन्य छोटे छोटे बैटल्स हो गए, जैसे गैलीपोली कैंपेन हुआ था। यह अलाइज पावर जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी, जिसके लिए गैलीपोली कैंपेन हुआ। हालांकि अलाइड पावर जो है वह इसमें सफल नहीं हो पाती है। बैटल ऑफ जुटलैंड हुआ था, जिसे बिगेस्ट नेवल एंगेजमेंट कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर लड़े गए थे, मतलब ट्रेंचेस का इस्तेमाल किया गया था इस युद्ध में। अब ये ट्रेंच क्या होते हैं, तो गड्ढे या फिर खाई कहे जा सकते हैं। तो इन गड्ढों में क्या होता था कि जो सैनिक है वह इन्हीं गड्ढों में रहकर लड़ा करते थे। और ऐसा हुआ था, जर्मनी और फ्रांस में मेनली ट्रेंचेस का इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। तो मेनली क्या हुआ था ना कि जो 3 सालों तक जर्मनी और फ्रांस के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, सेटलमेंट चली। क्या हुआ कि कोई भी जो है वह इस खाई से, इस ट्रेंचेस से बाहर नहीं निकलता था। यदि कोई भी बाहर निकले तो उसे मशीन गन्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो युद्ध जो है एक तरीके से 3 सालों तक थमी हुई रहती है जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो वहीं दूसरी ओर ईस्टर्न साइड पर जर्मनी जो है वो पावरफुल रहती है, वह रशिया को बहुत हद तक डिफीट कर चुकी रहती है। 1917 में क्या होता है कि रशियन रिवॉल्यूशन होती है। फरवरी के महीने में रशियन रिवॉल्यूशन होती है, तो जिसके तहत जो रशिया के उस समय के राजा थे सार निकोलस II, उन्हें हटा दिया जाता है, मोनार्की सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है और प्रोविजनल गवर्नमेंट लाई जाती है। फिर से अक्टूबर के महीने में फिर से 1917 में ही अक्टूबर के महीने में फिर से रशिया में रिवॉल्यूशन लाई जाती है।
उस समय वहाँ के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, और इन्हीं की बोल्शेविक पार्टी ने इस रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था, जिसके तहत व्लादिमीर लेनिन जो है वह चाहते थे, वह युद्ध नहीं चाहते थे, वह चाहते थे कि रसिया जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हो जाए। इसलिए उन्होंने सेंट्रल पावर्स के साथ मिलकर मार्च 1918 में एक ट्रीटी साइन की थी। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। इम्पोर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। और इसी के साथ रसिया जो है वह इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हो जाता है। और जैसे ही 1917 में क्या हुआ कि एक तरफ तो वॉर खत्म हो गई, ईस्टर्न साइड से जर्मनी अब रसिया से नहीं लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी जो है वह बेल्जियम से होते हुए फ्रांस के पेरिस, फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, वहां तक पहुंच गया था। 1917 में यूएसए जो है वो एंटर करता है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आपको बता दें कि अभी तक इनिशियली स्टार्टिंग में यूएसए इन्वॉल्व नहीं रहता है। उसने कहा था कि वह इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं करेगा। हालांकि उसने स्टार्टिंग में दोनों पावर्स को, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर को, वेपन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किए थे। वेपन्स बेच कर उसने अपने इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अब क्या वजह थी कि यूएसए इस वॉर में एंटर करता है 1917 में? तो 1915 में क्या हुआ कि जर्मनी के सबमरीन्स, जो यू बोट्स सबमरीन्स थे, उसने पैसेंजर बोट्स पर, पैसेंजर शिप्स पर, गुड्स से लदे शिप्स पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके तहत अमेरिका के शिप्स भी जो है वह पानी में डूब जाते हैं। 128 अमेरिकन की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अमेरिका जो है वह 1917 में इस वॉर में इन्वॉल्व होता है। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन। तो उन्होंने एक 14 पॉइंट्स लेकर आई थी और अपने कैबिनेट 1918 में अपने कैबिनेट में पास किया, जिसके तहत ये बोला गया था कि यूएसए जो है इस वॉर में वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए उतरा है। वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना चाहता है। इंपीरियलिज्म को खत्म किया जाएगा। जो कंट्रीज अपनी कॉलोनीज बनाती है तो इस सिस्टम को खत्म किया जाएगा। एक वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो ऐसा होता है और 1917 में इसी के साथ यूएसए जो है वो इंटर कर जाता है। और जैसे ही यूएसए अलाइड पावर की ओर से इस वॉर में लड़ता है और जैसे ही यूएसए इंटर करता है तो उसने हर एक दिन लगभग 10,000 सैनिक भेजना स्टार्ट कर दिया यहाँ फ्रांस पर। जैसे ही यूएसए इस वॉर में इंटर करता है तो इस वॉर का पूरा ही पलड़ा जो है वो पलट जाता है। अब तक जर्मनी जो है एक और रसिया को हरा चुकी थी, पावरफुल नजर आ रही थी। जैसे ही अमेरिका आया तो पलड़ा पलट गया। अब जर्मनी जो है वो अमेरिकन आर्मीज को फेस नहीं कर पा रही थी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक के बाद एक कर जितने भी सेंट्रल पावर्स थे उसने अब अपने हाथ खड़े करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे सभी देश जो है वह इस युद्ध से हाथ खड़े करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने एक आर्मिस्टिस साइन की थी, जिसके साथ ये वॉर जो है खत्म हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इसी के साथ खत्म हो जाती है। ये एक तरीके का हम कह सकते हैं ये टेम्पररी अल्टीमेटम था, मतलब टेम्पररी सीज फायर कर सकते हैं। असल में ऑफिशियल जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब साइन की जाती है तब उसे माना गया है कि ऑफिशियल उस दिन से यह जो है वॉर जो है वो खत्म हो जाती है। इसमें देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल रहा था इस वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में। तो इंडियन से लगभग 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स जो है वो यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ रहे थे। वेस्टर्न फ्रंट पे 1,40,000 मेंस जो है वह लड़ रहे थे। तो वहीं मिडिल ईस्ट के बॉर्डर पर लगभग 7 लाख इंडियन आर्मीज थे। जो इंडिया गेट का मेमोरियल जो बना हुआ है वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अफगान वॉर में जो भी लोगों की मृत्यु हुई थी
तो उनके याद में उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में इसे बनाया गया है। देखते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर का क्या परिणाम हुआ। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया जाता है। वर्साई की संधि साइन की जाती है। कहाँ साइन किया जाता है? तो पेरिस के वर्साइल पैरिश में साइन की जाती है, जो कि एक समय के फ्रांस के राजा महाराजाओं का वहाँ राज हुआ करता था, महल हुआ करता था, वहाँ साइन की जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो बीज है वह इसी वर्साई की संधि में ही बो दिया गया था। 1919 में यह ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है वो 28 जून को साइन की जाती है, जिसके तहत क्या किया गया कि इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था जर्मनी को। कहा कि जो कुछ भी हुआ है वह जर्मनी की वजह से हुआ है, इसीलिए वॉर गिल्ट क्लॉज के अंदर जर्मनी से ह्यूज अमाउंट की कंपनसेशन की डिमांड की गई थी। यहाँ तक कि बहुत सारे जर्मनी के टेरिटरीज को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बांट दिया जाता है। यूएसए को कोई भी टेरिटरी नहीं दी जाती है, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने जो 14 पॉइंट्स लेकर आई थी, उसके तहत यूएसए जो है वह इंपेरियलिज्म यानी कॉलोनीज बनाने के खिलाफ था। इसलिए यूएसए को कोई भी कॉलोनीज नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि बहुत सारे टेरिटरीज को जो है वो जर्मनी के टेरिटरीज को जर्मनी से ले लिया जाता है। यहाँ तक कि जर्मनी जो है वो अपने मिलिट्री को एक्सपैंड नहीं कर सकती है। यह सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए थे। तो जर्मनी ने अपना लास्ट इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत उससे जो कंपनसेशन पे करना था, उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट जर्मनी ने 2010 में पे किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट जो है वो जर्मनी से डिमांड किया गया था। चलिए अब बात करते हैं कि इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या रिजल्ट रहा था। तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। कैजुअलिटीज की बात करें तो लगभग 16 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। 8.5 मिलियन कॉम्बेटेंट की डेथ हुई थी। 13 मिलियन सिविलियंस की डेथ हुई थी। यहाँ तक कि 1918 में स्पेनिश फ्लू आ जाती है, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी आ जाती है, जिसके तहत 17 से 100 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। अकेले केवल यूरोप में स्पेनिश फ्लू के कारण 2.6 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। वहां तक कि यूएस में 6,75,000 लोगों की मृत्यु स्पेनिश फ्लू के कारण होती है। और नाम स्पेनिश फ्लू है तो केवल स्पेन में ही नहीं, यह पूरे विश्व में फैला था और भी यूरोप के अदर कंट्रीज में भी यह फ्लू जो है वह फैला था। हालांकि हो सकता है ये डेटा यदि ऊपर नीचे हो, डेटा में कुछ चेंजमेंट्स हो सकती है। 4 सालों के लिए युद्ध लड़ा गया था, किसे कितना पता कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, कोई काउंट करने थोड़ी गया था। ये एक एस्टिमेशन है, डेटा के अकॉर्डिंग एक अनुमान लगाया गया है कि इतने लोगों की जो है वह उस समय मृत्यु हुई थी। बहुत से कंट्रीज जो है वह डेट में चले गए थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वह खराब हो चुकी थी। क्या हुआ था कि कंट्रीज जो है वो अपने आर्मीज को, अपने मिलिट्री सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए अदर कंट्रीज से लोन लिया था, जिसकी वजह से वह डेट में चले जाते हैं। पॉलिटिकल मैप में चेंजमेंट आता है। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी एम्पायर थे, रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, तो ये सारे एम्पायर जो थे वह खत्म हो जाते हैं और नए देश का निर्माण किया जाता है। तो चलिए इसे हम मैप के थ्रू समझते हैं। तो देखिए पिंक कलर में जो है वहां पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हुआ करती थी। अब इसे तोड़कर चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, रोमानिया जैसे देश का निर्माण किया गया। तो वहीं आप येलो कलर में देख सकते हैं, वहां पहले रशिया हुआ करता था,
अब इसे तोड़कर पोलैंड, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, फिनलैंड जैसे देश का निर्माण किया गया। और यहाँ जो ऑटोमन एम्पायर थी तो उसे तोड़कर केवल अब वह छोटा सा टर्की बन गया है और बाकी जो है सीरिया और इराक जैसे देशों का निर्माण किया गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो पॉलिटिकल मैप में चेंजमेंट आती है। यूएसए जो है एक वर्ल्ड पावर के रूप में इमर्ज होता है। जैसा कि हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरेशन में यूएसए इनिशियली क्या क्या करता था कि दोनों पावर्स को मिलिट्री दोनों पावर्स को वेपन्स प्रोवाइड करता था, जिसके तहत उसने अपने इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। 1917 में वह इस वॉर में इन्वॉल्व करता है। एक और बात थी कि अमेरिका जो है इस वॉर में इसलिए इन्वॉल्व करता है 1917 में। पहला रीजन था कि जर्मनी के यू बोट्स ने अमेरिकन जहाज को डुबो दिया था, जिसके तहत 128 अमेरिकन की मृत्यु हुई थी। और दूसरा, जर्मनी ने अमेरिका के दुश्मन मेक्सिको को क्या किया था कि उकसा रहे थे उसे कि वह अमेरिका पर आक्रमण करे। एक सीक्रेट लेटर लिखकर मेक्सिको को भेजा था, जिसके बारे में अमेरिका को पता चल जाता है। तो इसीलिए अमेरिका जो है 1917 में इस वॉर में पार्टिसिपेट करता है, इस युद्ध में कूदता है। एक खास बात इस युद्ध की यह थी कि इस युद्ध में इटली ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ नहीं दिया था। 1882 में जो ट्रिपल अलायंस फॉर्म की जाती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच, तो इस युद्ध में इटली ने जर्मनी का साथ नहीं दिया था। उसने ट्रिपल एंटांट जो रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो संधि की जाती है तो उनका साथ दिया था इटली ने। इटली ने ऐसा क्यों कहा था? तो इटली ने कहा, रीजन दिया कि उन लोगों के बीच जो ट्रिपल अलायंस की फॉर्मेशन की जाती है तो वह इसलिए की जाती है कि यदि कोई भी देश इन तीनों देश पर यदि हमला करता है तो यह तीनों जो है वह एक दूसरे का साथ देंगे, डिफेंस करेंगे। मगर यहाँ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वह डिफेंस नहीं कर रही थी, वह दूसरे नेशन पर आक्रमण कर रही थी। इसलिए इटली ने शुरुआत में जर्मनी का साथ नहीं दिया और फिर बाद में वह ट्रिपल एंटांट के साथ जुड़ जाती है, रशिया और फ्रांस का साथ देती है और मिलकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर पर हमला करती है। लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन किया जाता है, जैसा कि यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट्स लेकर आई थी, जो उन्होंने अपने कैबिनेट 1918 में पास किया था, जिसके तहत था कि लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर्स जो है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बनाया जाता है। और इसको फॉर्म करने का मेन उद्देश्य यह था कि यह वर्ल्ड पीस को मेंटेन कर सके, विश्व शांति बनाए रखे और फ्यूचर में ऐसे युद्ध ना हो सके। ऐसे युद्ध को रोकने का काम जो है वह लीग ऑफ नेशन करेगी। मगर यह सफल नहीं हो पाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लगभग 20 सालों के बाद जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह स्टार्ट हो जाती है। जो जर्मनी के उस समय के राजा थे कैसर विल्हेम II, उन्हें हटा दिया जाता है। वेमार रिपब्लिक का फॉर्मेशन किया जाता है। फिर कुछ दिन बाद जो है नाजी पार्टी, जो अडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी है, वह सत्ता में आ जाती है। इटली में बेनिटो मुसोलिनी आ जाते हैं। उन्होंने इटली में डिक्टेटरशिप की स्थापना की थी। और यदि देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरेशन क्या हुआ था कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट की थी। जैसा कि मेंस जो है वह सारे युद्ध में चले गए, तो उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें अर्निंग्स चाहिए थी। इसलिए वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरेशन से ही बहुत सारी महिलाएं जो है वह फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाती है तो कुछ महिलाओं ने फैक्ट्रीज में काम करना जारी रखा था। इसके बाद से ही वेमेन्स ने जो है अपने वोटिंग राइट्स की मांग की थी।
सफ्रागेट मूवमेंट के तहत उन्होंने अपने वोटिंग राइट्स की मांग भी की थी। और वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही, हालांकि उस समय जैसा कि हमने देखा बहुत सारी बीमारियों के कारण लोगों की भी बहुत मृत्यु हुई थी, तो उस समय तक एंटीबायोटिक्स नहीं थे। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इन्वेंशन किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। एक और खास बात यह थी कि वर्ल्ड वॉर टू का बीज जो है वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वर्साई की संधि में ही बो दिया गया था। जर्मनी के साथ जो कुछ भी किया गया वह बहुत ही बुरा था और इसी ने वर्ल्ड वॉर टू को भी जन्म दिया था। तो यह था वर्ल्ड वॉर वन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारा अब तक का साथ देने के लिए धन्यवाद।